हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ सीबीएसई के क्वेश्चंस जो हर साल रिपीट होते हैं। फर्स्ट, इज मैनेजमेंट एन आर्ट? गिव एनी 3 रीजंस। आर्ट इज कंसर्न विद पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, प्रूव दैट इट इज़ एन आर्ट। तो ये क्या है, बहुत सिंपल दोनों क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई बोर्ड में हर बार रिपीट होते हैं। आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है। फर्स्ट क्या है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मीनिंग ऑफ आर्ट क्या है? इट रेफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज स्किलफुली। एक बच्चा है, वो कॉलेज में क्या करता है, डिग्री लेता है बीए की, बीकॉम की या बीएससी की। ये क्या चीज़ है, उसने नॉलेज को एग्जिस्ट किया, एक्वायर किया। लेकिन आर्ट में क्या है, इट रेफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। उसने उस नॉलेज को कैसे प्रैक्टिकल अप्लाई किया आने वाली लाइफ में। कैसे अप्लाई किया? जब उसे डिग्री मिल गई तो उसने या तो अपनी स्टडी थोड़ी और आगे की, बीए के बाद एमए, एमकॉम या पीएचडी की। किसी जगह जब वो जॉब करने गया तो उसने वहाँ पे अपनी नॉलेज को कैसे अप्लाई किया स्किलफुली, दैट इज़ आर्ट। मीनिंग ऑफ आर्ट क्या है? आर्ट रेफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। वेरी सिंपल, आपने नॉलेज गेन कर ली, एक्वायर कर ली, डिग्रीज ले ली और उसके बाद आपने क्या किया, उसकी प्रैक्टिकल कहाँ किया? जॉब करते समय आपने उस नॉलेज को कितना यूज़ किया, कितनी स्किल से यूज़ किया, कितनी एफिशिएंटली यूज़ किया, वो दैट इज़ आर्ट। आर्ट क्या है? मीनिंग ऑफ आर्ट रेफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। आपने प्रैक्टिकल फॉर्म में उसको लेके आए। अदरवाइज़ क्या करती हैं गर्ल्स के साथ, मोस्टली क्या होता है कि वो बीए की उन्होंने, बीकॉम की, उसके बाद बुक्स कभी खोली नहीं, ना कहीं जॉब की। तो क्या हुआ, उन्होंने उस चीज़ को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर्म दिया ही नहीं। मीनिंग ऑफ आर्ट क्या है? जो आपने नॉलेज एक्वायर करी थी इतना टाइम लगा के, अब उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में चेंज करना, दैट इज़ आर्ट। अब हम स्टडी करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट क्या है। फर्स्ट क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज का मतलब है कि आपको नॉलेज की स्टडी थ्योरेटिकल सबसे पहले होनी चाहिए। आपको उसके सारे अंदर की थ्योरी, रूल्स, रेगुलेशन, टर्म्स, कंडीशन सब क्लियर होना चाहिए, तभी आप उसको प्रैक्टिकल में फॉर्म में लेके आ सकते हैं। जैसे आर्ट इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन सर्टेन थ्योरेटिकल नॉलेज। जो आर्ट क्या चीज़ है, पहले आपने नॉलेज एक्वायर करी, ऑन द बेसिस ऑफ दिस नॉलेज वन कैन अंडरस्टैंड हाउ द वर्क कैन बी डन। इस नॉलेज के बेस पे आपको पता चलेगा कि आपने आने वाले टाइम में कैसे काम करना है। जैसे किसी ने कंप्यूटर सीख रखा है, कॉलेज टाइम में कंप्यूटर की डिग्री ली है, बीसीए, एमसीए की है, तब जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा, जॉब टाइम पे आएगा, तो वो क्या करेगा, इस नॉलेज को कैसे यूटिलाइज करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस नॉलेज, इस नॉलेज के बेस पे ही वो अंडरस्टैंड करेगा हाउ द वर्क कैन बी डन, कि वो कैसे काम कर सकता है। एक बच्चा जिसने कोई डिग्री ही नहीं ली, कभी कंप्यूटर के बारे में स्टडी नहीं किया, तो वो कैसे एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करेगा उस चीज़ को। तो आपने क्या समझना है, आर्ट इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज और ऑन द बेसिस ऑफ दिस नॉलेज अंडरस्टैंड हाउ द वर्क कैन बी डन। इसी नॉलेज के बेस पे हम देखेंगे कि हमने उसको कैसे प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करना है। मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट आल्सो। मैनेजमेंट को आर्ट के साथ क्यों कंपेयर किया गया है? बिकॉज ए लॉट ऑफ लिटरेचर इज़ अवेलेबल इन द वेरियस एरिया ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि मैनेजमेंट के भी बहुत सारी थ्योरेटिकल पॉलिसीज़ हैं, थ्योरीज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जिसका मैंने अभी 3 एग्जाम्पल आपको दिए हैं। सबसे पहले क्या था, थ्योरी ऑफ डायरेक्शन। डिसिप्लिन सबसे पहला है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मस्ट है।
डिसिप्लिन का मीनिंग सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, बल्कि ऑनर करना वर्कर्स और जो मैनेजमेंट है दोनों के लिए है कि अपनी कमिटमेंट का ऑनर करें, रिस्पेक्ट करें जो उन्होंने अपने आप से प्रॉमिस किए हैं कि हम इतने घंटे काम करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे। तो ये जो है मैनेजमेंट की भी अपनी थ्योरेटिकल बहुत सारी थ्योरीज हैं। यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड का क्या मतलब है, सब ऑर्डिनेट को जो कमांड देगा एक टाइम में एक ही सुपीरियर देगा। ये नहीं है कि उस सब ऑर्डिनेट को 2 3 4 लोग उस ऊपर से सुपीरियर टॉप मैनेजमेंट वाले ऑर्डर दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, मल्टीटास्किंग हो जाएगी और वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएगा, तो गोल की अचीवमेंट में डिफ़िकल्टी होगी। तो जैसे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन में क्या होता है कि काम कैसे करना है। हमारे ये मैनेजमेंट की बहुत सारी थ्योरेटिकल जो हैं पॉलिसीज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं। डिवीज़न ऑफ वर्क, डिवीज़न ऑफ वर्क क्या है, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क को अटेन किया। जो हमारे ये थे रिसर्च मैनेजमेंट के जो एक्सपर्ट्स थे, इन्होंने बहुत साल रिसर्च की, फैक्ट्स को कलेक्ट किया और उसके बाद ही ये एनालाइज किया। तो क्या है, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, आल्सो ए लॉट ऑफ लिटरेचर इज़ अवेलेबल इन द वेरियस ऑफ मैनेजमेंट, इन द वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की भी बहुत सारी थ्योरीज आपको आगे स्टडी करने को मिलेंगी। सच एज कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है कि इसमें जो भी कंपनी है वो टोटल कॉस्ट को भी कैलकुलेट करती है और पर यूनिट कॉस्ट को भी कैलकुलेट करती है, ताकि जो वो मार्केट में अपना प्रोडक्ट निकाले तो दूसरे कंपनीज़ की कंपैरिजन में उसकी कॉस्ट ज़्यादा ना हो, ताकि उसकी, क्योंकि जो मार्केट है उसमें कौन सा है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। अगर उसने कॉस्ट ज़्यादा कर दी तो क्या होगा कि उसकी मार्केट में कोई भी गुडविल क्रिएट नहीं हो पाएगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो फाइनेंस कैसे अरेंज करेंगे, इक्विटी शेयर्स से, प्रेफरेंस शेयर्स से, या फिर लोन प्रोवाइड करना चाहेगी, लोन अपना बैंक से लेगी, या फिर अपनी रिटेन अर्निंग के थ्रू काम चलाएगी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के भी अलग बहुत सारी थ्योरीज हैं। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अभी तक तो आपको यही बताया था कि आपने जो नॉलेज एक्वायर की है आपने उसी से उस काम को करना है। अब क्या है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब है कि जैसा जैसा पर्सन होगा, हर किसी की अपनी अपनी क्वालिटी है, अपने अपने रिजल्ट हैं। आपकी क्लास के अंदर अगर 10 या 20 बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्या होगा कि हर बच्चे के मार्क्स भी अलग होंगे, हर की क्वालिटी भी अलग होगी, काम करने का तरीका भी अलग होगा। तो ये अपना पर्सनल, एक हर आदमी की अपनी अलग अलग कैपेसिटी है। इट मीन्स यूज़ ऑफ अवेलेबल थ्योरेटिकल नॉलेज, नॉलेज तो सबके पास बराबर है, लेकिन उसको यूज़ कोई बच्चा कितना करता है, एक पर्सन उसको कितना यूज़ करता है, दैट मीन्स पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। दिस थ्योरेटिकल नॉलेज इज़ डिफरेंट अमंग डिफरेंट पीपल। ये जो नॉलेज है हर पर्सन की अलग अलग है। जैसे 2 टीचर्स हैं, उनके पढ़ाने का मेथड अलग होगा, फिर उनके काम कराने का टाइम अलग होगा, या फिर उनका हर 2 प्लेयर्स हैं, आप किसी भी 2 प्लेयर्स को देखो, एक अपने फील्ड में बहुत टॉप पे है और एक बहुत नीचे है। या 2 गोल्ड स्मिथ, उनकी डिज़ाइनिंग अलग होगी, हर किसी की जो क्रिएटिविटी है वो डिफरेंट होगी, ऑलवेज डिफरेंट इन परफॉर्मिंग दिस जॉब। सब ने एक जैसी नॉलेज ली है, लेकिन जब प्रैक्टिकल काम करने का टाइम आया तो हर पर्सन ने अपनी अपनी क्रिएटिविटी दिखाई, अपने अपने तरीके से उसको अप्लाई किया नॉलेज को। तो इसमें ये बताया गया है कि डिफरेंट एमंग डिफरेंट पीपल, जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो कैसे अप्लाई होगी, डिफरेंट तरीके से काम करेगी। 2 लोग एक जैसे होंगे, दोनों की नॉलेज सेम होगी, पर जब प्रैक्टिकल फील्ड आएगा दोनों अपने अपने फील्ड में अलग अलग तरीके से वो अपना जो दिखाएंगे अचीवमेंट्स वो अलग दिखाएंगे। एक या तो बहुत टॉप पे आएगा, एक मिडल में रह जाएगा, या फिर एक बहुत नीचे हो जाएगा, एक मिडल में आ जाएगा। इन मैनेजमेंट देयर आर वेरियस प्रिंसिपल्स dwelled by management experts. Manager apply these principles depending on their level of knowledge. मैनेजमेंट के अंदर ये सारे रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है उन्होंने प्रिंसिपल्स बना दिए कि आप ऐसे काम करो, प्रिंसिपल्स बना दिए कि आपने ऐसे ऐसे काम करना है, और मैनेजर उनको अप्लाई भी करता है।
जितनी जितनी उसको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, स्किल है, ट्रेनिंग पीरियड है उसका, वो उन सारे रूल्स को अप्लाई भी करता है जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने बनाए हैं। वो अलग बात है कि हर मैनेजर के जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हैं वो डिफरेंट होंगे। एक स्टैंडर्ड रिज़ल्ट कंपनी को चाहिए कि मुझे ये काम चाहिए इतने %, लेकिन जो मैनेजर है जिसका बहुत एक्सपीरियंस था, उसने अपनी सारी स्किल और ट्रेनिंग को यूज़ किया, लेकिन फिर भी कभी कभी वो डिज़ायर रिज़ल्ट को अचीव नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमने क्या बताया है कि थोरेटिकल नॉलेज इज़ डिफरेंट अमंग डिफरेंट पीपल। ये वेरी करती है, वेरी मैंने चेंज, हर पर्सन की अलग अलग होती है और उससे मिलने वाले रिज़ल्ट भी अलग अलग होते हैं। Sometime they get desired results, sometime they get desired results, and sometime they get opposite results while applying the same principles. मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ने जो थ्योरी प्रिंसिपल्स बताए, मैनेजर ने अपनी स्किल, नॉलेज और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली उसको अप्लाई भी किया। कभी कभी क्या होगा, डिज़ायर रिज़ल्ट मिलेंगे और कभी कभी तो अपोजिट रिज़ल्ट भी मिलते हैं जब वो सेम प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट क्या चीज़ है, ये प्रैक्टिस के ऊपर बेस है और हर पर्सन की अपनी अपनी क्रिएटिविटी है। आर्ट कैन बी एम्बेलिश्ड विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस इन द सेम वे। आर्ट को हम कैसे एम्बेलिश करेंगे? विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। आप देखते हो एक पेंटर है, वो काम करते करते कितना एक्सपर्ट बन चुका है। एक सिंगर है, वो कितना एक्सपर्ट बन चुका है। जो डॉक्टर है, उसका हाथ कितना ज़्यादा स्पेशलाइजेशन उसने क्रिएट कर लिया है अपने काम के अंदर। तो एक जो नया नया गाने वाला है, वो उतना अच्छा नहीं गा पाएगा। तो इसके लिए क्या चाहिए? हमें प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। तो आर्ट कैन बी एम्बेलिश, मैंने होता है कि अपनी छाप छोड़ना, बहुत अच्छे तरीके से किसी पे प्रभाव छोड़ना, या फिर क्या हो सकता है, उसको चमकाना। किसी भी चीज़ के अंदर आपके कब एम्बेलिशमेंट आएगी? जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे। सेम वे मैनेजरियल स्किल आल्सो इम्प्रूव विद प्रैक्टिस। ऐसे ही अगर मैनेजर को एक्सपीरियंस होता जाएगा मैनेजमेंट का, तो वो क्या हो जाएगा? प्रैक्टिस इज़ द मस्ट। तो वो क्या बन जाएगा? उसको पता चल जाएगा कि मुझे एक्चुअल रिज़ल्ट और डिज़ायर रिज़ल्ट को क्लोज़र बनाने के लिए क्या करना है। एवरी मैनेजर वांट टू बिकेम ए कंप्लीट एक्सपर्ट। हर मैनेजर क्या चाहता है कि मैं कंप्लीट एक्सपर्ट बन जाऊं। एंड इट कैन बी फुलफिल बाय कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस। ये कब होगा? जब वो कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस करेगा। अब आप किसी भी प्लेयर को ले लो, अगर मैच नहीं भी हो रहा तो भी वो कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस करते हैं। जितने भी सिंगर्स को आप देखोगे, वो क्या करते हैं, अगर उन्होंने शो कोई नहीं भी करना तो भी वो घर में अपनी प्रैक्टिस करते हैं या कहीं भी प्रैक्टिस करते हैं। तो इसका क्या मतलब है? बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकोगे। अगर आप डायरेक्ट उस काम को करना शुरू करोगे विदाउट प्रैक्टिस, तो वो सबको दिखाई देने लगेगी। वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा जो रिज़ल्ट आप चाहते हो। वहाँ डिफरेंस कहाँ बना रहेगा? एक्चुअल रिज़ल्ट और डिज़ायर रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। ए फुली डेवलप्ड मैनेजर नॉट ओनली मोल्ड द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमारे मैनेजमेंट के बारे में बता रखा है कि जो बहुत अच्छा मैनेजर होगा वो क्या करेगा? ऑर्गेनाइजेशन को ही मोल्ड नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू देयर सर्कमस्टांसिस, बट कैपेसिटी टू चेंज द आउटवर्ड सर्कमस्टांसिस। बल्कि बाहर के सर्कमस्टांसिस को चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू हिज विल, जैसी उसका टारगेट होगा। जो मैनेजर है उसे मार्केट के अंदर, कंपटीशन के अंदर किसी भी चीज़ की अगर दिक्कत आ रही है, और एक जो मैनेजर है वो पूरी तरह एक्सपीरियंस्ड है, पूरी तरह उसको स्किल है उसके अंदर, तो वो क्या करेगा? अपने आप को सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंगली मोल्ड नहीं करेगा। वो ये नहीं कभी भी टॉप मैनेजमेंट को कहेगा कि मैं इस टारगेट को अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि सिचुएशन मेरे सामने बहुत सारे हिंड्रेंसीज हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, या कोई कॉम्पिटिशन्स है, ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन है। तो वो क्या करेगा? जो मैनेजर होगा, जो
डेवलप मैनेजर होगा, जिसको एक्सपीरियंस होगा, उसकी तो इतनी कैपेसिटी होगी कि वो बाहर के सर्कमस्टांसिस को चेंज करेगा। आउटवर्ड सर्कमस्टांसिस का मतलब है बाहर के जो सर्कमस्टांसिस हैं, सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनको ही चेंज कर देगा अकॉर्डिंग टू हिज विल मैंने इच्छा शक्ति, उसकी विल पावर। उसने एक टारगेट रखा है 99% का, तो अपनी विल के अकॉर्डिंगली वो सारे सर्कमस्टांसिस को ही चेंज करेगा। वो खुद को चेंज नहीं करेगा, बल्कि सर्कमस्टांसिस को कम्पीट करेगा। उनको क्या करेगा, जो उसने अपना टारगेट लिया है उसको अचीव करेगा अपनी विल के अकॉर्डिंगली, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली। तो फुली डेवलप मैनेजर क्या है, नॉट ओनली मोल्ड द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसिस, द मैनेजर हैज़ द कैपेसिटी टू चेंज द आउटवर्ड सर्कमस्टांसिस। जो एक्सपीरियंस मैनेजर होगा वो क्या होगा, थोड़े से कंपटीशन को देख के डर जाएगा या कोई भी प्रॉब्लम को देख के डर जाएगा। लेकिन जो स्किल होगा, एक्सपीरियंस्ड होगा, प्रैक्टिकल, जिसने प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर रखी होगी, वो क्या करेगा, अपने विल के अकॉर्डिंगली बाहर के सर्कमस्टांसिस को चेंज करेगा और अपने गोल को अचीव करेगा। कंक्लूज़न हमने क्या निकाला ये सारा स्टडी करने के बाद, विद रेफरेंस टू आर्ट मैनेजमेंट, हमने आर्ट के बारे में जाना, मैनेजमेंट के रूल्स के बारे में जाना, इन द फॉर्म ऑफ बेस्ट वर्क टेक्निक्स। जो मैनेजमेंट ने बेस्ट वर्क टेक्निक्स निकाली हैं वो क्या करती हैं, हेल्प्स द मैनेजर टू फेस एवरी टाइप ऑफ सिचुएशन सक्सेसफुली। वो मैनेजर की हेल्प करते हैं कि कैसी भी सिचुएशन आ जाए तो तुम उसको कैसे टैकल कर सकते हो सक्सेसफुली। देयरफॉर वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट आल्सो, कि जो मैनेजमेंट है वो आर्ट भी है, क्योंकि वो किस किस के ऊपर, सबसे पहले उसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज ली उसने, फिर उसको अप्लाई किया, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन की उसने, फिर अपनी प्रैक्टिस की उसने और क्रिएटिविटी दिखाई। सर्कमस्टांसिस को चेंज किया, खुद को मोल्ड नहीं किया बल्कि सर्कमस्टांसिस को चेंज किया अकॉर्डिंग टू विल। तो हमने यहाँ क्या कंक्लूज़न निकाला कि मैनेजमेंट एक आर्ट भी है। विद रेफरेंस टू आर्ट, हमने आर्ट को स्टडी किया, मैनेजमेंट को स्टडी किया, इन द फॉर्म ऑफ बेस्ट वर्क टेक्निक्स। बेस्ट वर्क टेक्निक्स जो हैं वो बताई मैनेजमेंट ने कि कैसे हम अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, गोल्स को अचीव कर सकते हैं। वो किस लिए बताई, हेल्प्स द मैनेजर टू फेस एवरी टाइप ऑफ सिचुएशन सक्सेसफुली, कि मैनेजर किसी भी सिचुएशन को कितने सक्सेसफुली रन कर सकता है। देयरफॉर वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट आल्सो।